हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज़ यू नो, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। सो यू ऑल नो कि एंटीबॉडीज़ का काम क्या था? एंटीजन के अगेंस्ट लड़ना और हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। सो द प्रोटेक्शन हेयर मीन्स इम्यूनिटी। यू कैन सी कि यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे कि लड़ाई हो रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड एक लेमैन टर्म में कि इम्यूनिटी आपकी बॉडी की वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हेल्प करती है। नाउ यू ऑल नो कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, तो वो एनी हाउ फूड में जब आप रेस्पायर करते हैं तब वो बॉडी में एंटर कर जाती है। सो दिस इम्यूनिटी ओनली हेल्प्स, ठीक है। तो बॉडी का जो ये डिफेंस मैकेनिज्म है यही हेल्प करता है आपको उनके अगेंस्ट लड़ने में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्लास कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज़ क्लास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो नंबर 1 इज़ इम्यूनोलॉजी। तो जैसे भी हम कोई भी टर्म पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी के पीछे हम वर्ड लगा देते हैं लॉजी, राइट। तो इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ है? जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि क्या चीज़ होती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी कि एक्चुअल में इम्यूनिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो व्हाट इज़ इम्यूनिटी। देन नेक्स्ट इज़ इम्यून सिस्टम। अब आपका इम्यूनिटी आपको पता चल गई तो आपकी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं या कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, विच ऑल टुगेदर मेकअप अ सिस्टम, एक इम्यूनिटी सिस्टम बना रहे हैं। तो सारे ऑर्गन्स को हम पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उनको सिर्फ एन्यूमरेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इट इज़ फॉलोड बाय टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना है बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। यू विल सी जब हम स्लाइड शुरू करेंगे तो आपको जो ग्रीन कलर से मार्क्ड पोर्शन दिखेगा दैट इज़ द क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। सो व्हाट हैपेंस इज कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट और अडेप्टिव। दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। देन रिस्पॉन्स टू इन्वेजन ऑफ पैथोजन। नाउ अगर आपको पैथोजन यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने बॉडी में एंटर कर लिया है, इन्वेड कर लिया है, तो इनेट किस तरीके से रिस्पॉन्स शो करेगा और अडेप्टिव किस तरीके से रिस्पॉन्स शो करेगा, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इट इज़ अ वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो डू लुक एट इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। नाउ व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस। तो ये एक स्टडी है ना, लॉजी वर्ड लग गया तो मतलब हम किसी स्टडी की ही बात कर रहे हैं। तो जो इम्यून सिस्टम की स्टडी होगी उसको हम बोल देंगे इम्यूनोलॉजी। यानी कि अगर आपको एक ब्रॉड टर्म दिया जाता है कि व्हाट डू यू स्टडी अंडर इम्यूनोलॉजी, तो आप बताओगे आप इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ इम्यूनिटी से रिलेटेड आप पढ़ते हैं दैट स्टडी कम्स अंडर इम्यूनोलॉजी। Now it is a branch of biomedical science that covers the study of all the aspects of immune system. ठीक है, तो जो भी आप अभी इम्यून सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स पढ़ेंगे उनकी इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी स्टडी है दैट कम्स अंडर इम्यूनोलॉजी। नाउ दिस स्टडी डील्स विद, अब इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं कि आप पढ़ते क्या हैं एक्चुअल में यू रीड द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। नाउ अभी हम जब इम्यून सिस्टम की बात करेंगे जिसमें हम सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है यानी कि उनका फंक्शंस क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उसको हम पढ़ते हैं इसके अंदर। एज वेल एज मतलब जो वो फंक्शन है उन सिस्टम्स का, उन ऑर्गन्स का, हेल्दी स्टेट में क्या फंक्शन है और डिजीज स्टेट में उनमें ऐसा क्या चेंज आ जाता है कि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, दैट वी विल स्टडी अंडर इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट, माल फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम इन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। नाउ से अगर आपको कोई डिसऑर्डर हो गया है जो आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, डिसऑर्डर कैसा हो सकता है? कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी कि कोई ऐसा सेल जो है खुद को ही उसने एंटीजन समझ लिया है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, कोई हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी रिएक्शन हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपके इम्यून डेफिशिएंट हो गए आप, लाइक इन एड्स है ना, आप इम्यून डेफिशिएंट हो जाते हो तो वो, या फिर आपने क्या किया, कुछ ट्रांसप्लांट कराया है, आजकल बहुत कॉमन है ना, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया, तो समहाउ जो रिसीवर है वो डोनर ने, मतलब डोनर जिसने दिया है, रिसीवर जिसने रिसीव किया है वो ट्रांसप्लांट का जो भी ऑर्गन है, तो व्हाट हैपन्स कि जो अब हमारी बॉडी है, आपने किसी से रिसीव किया है ना उससे,
तो वो भी तो एक तरह का एंटीजन ही है, जो बॉडी के बाहर की चीज़ है दैट एवरीथिंग इज एंटीजन। तो कुछ वैसे तो मैच करके ही देते हैं, बट कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं जिनमें कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम आपका अफेक्ट हो रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर इम्यूनोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज कि द फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जो भी इम्यून सिस्टम में आप पढ़ते हैं, ऑर्गन है तो ऑर्गन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अगर हम ब्लड की बात करें, प्लाज्मा की बात करें, तो आपको क्या पता होना चाहिए, अब उसका कोई ऑर्गन के हिसाब से कोई सिस्टम तो है नहीं, तो उसका कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, यानी कि उसका फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, और वो क्या फंक्शन कर सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये है जो लिक्विड फॉर्म में, लाइक प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो वो सब आपको पता होना चाहिए। सो दिस ऑल कम्स अंडर इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि स्टडी को हम क्या कहते हैं, लाइक जैसे एनाटमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, वैसे ही उसके अंदर होता है इम्यूनोलॉजी। Now we'll move further. Now very important, immunity. You can see कि दो ही लाइन है और दोनों ही क्या है, they have been asked already. So what is immunity? The term immunity refers to the body's specific protective response to an invading foreign agent or organism. Very easy to understand, बहुत ही simple terms में लिखा हुआ है कि जब भी बॉडी को बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन एजेंट, चाहे वो हार्मफुल है चाहे वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, जब भी वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक खुद की आर्मी है, उसका खुद का एक डिफेंस सिस्टम है, उसका खुद का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है उस फॉरेन एजेंट के प्रति, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2013 में आया हुआ है। सो द ह्यूमन बॉडी हैज़ द एबिलिटी, तो हमारी बॉडी में इनबिल्ट, ठीक है, इनबिल्ट चीज़ मतलब पहले से ही ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी उसमें क्षमता है कि वो क्या कर सकता है, जो भी टाइप, कोई भी ऑर्गेनिज्म का टाइप आ रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट, या उस बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ने कोई टॉक्सिन रिलीज़ कर दिया, एक्सोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन है, यानी कि पैथोजन खुद या उसकी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, जो उसको कट आउट कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि कोई टॉक्सिन है या कोई पैथोजन है जो हमारी बॉडी को डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है, हमारी बॉडी के खुद के अंदर ऐसी एबिलिटी है, चाहे आप बाहर से कुछ दवाई ना लो तो हमारी बॉडी में खुद में भी एक ऐसी एबिलिटी है जो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको गेट रिड ऑफ कर सकता है बॉडी से, तो उस कैपेबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी। सो दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड, इस फॉर्म में आए, इस फॉर्म में आए, तो हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है बाहर निकालने की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने की, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनिटी। नाउ क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी आ सकता है कि अगर कोई एंटीजन एंटर कर रहा है बॉडी में तो क्या किया, बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाई, तो दिस एबिलिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि अब एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ठीक है, एबिलिटी आ गया ना, एंटीजन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबॉडी इज़ की जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है जो आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स में पढ़ा था, दैट ऑल प्रोसेस कम्स अंडर इम्यूनिटी, तो वो एक तरह की इम्यूनिटी ही है। तो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप उसको टर्म को बदल दो, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग इट। नाउ द इम्यून सिस्टम, अब हमने बात कर ली इम्यूनिटी की, तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कुछ ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं, तो वो सारे ऑर्गन्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, दैट कम्स अंडर इम्यून सिस्टम। नाउ यू कैन सी द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड अदर इन्वेडर्स। तो चाहे वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो इन्फेक्शन करे चाहे वो ना करे, राइट, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। तो ईच एक्सपोजर इंक्रीजेज द इफेक्टिविटी ऑफ द रिस्पॉन्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन्स इज कि अगर कोई एंटीजन लाइक कोल्ड है, अगर हम उसको मान के चले, या फीवर है, कुछ भी, जब वो पहली बार आपको इफ़ेक्ट करता है ना, तो आप उससे उतना इफेक्टिवली नहीं लड़ पाते, ठीक है, लेकिन जब वो सेकेंड टाइम इफेक्ट करता है तो व्हाट हैपन्स कि आपकी बॉडी ने मेमोराइज कर लिया कि ओ ये तो मुझे पहले भी हुआ था, जुकाम तो मुझे पहले भी हो रखा है, राइट। तो दूसरे टाइम क्या करेगी बॉडी, और इफेक्टिवली उससे लड़ेगी, उसको और जल्दी ख़त्म करेगी। देन व्हाट हैपन्स, आपको फिर अगर लाइफ में फिर से कोई चीज़ होती है, फिर से फीवर होता है, ठीक है, सेम
पैथोजन की वजह से, तो फिर उन सेल्स को याद आ जाएगी, मेमोरी सेल्स की बात हमने की थी, तो उनको याद आ जाता है कि हाँ अरे इतने तो पहले भी अटैक किया था, राइट। तो उससे क्या करेगी वो और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली लड़ पाती है। सो जैसे जैसे एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर का मतलब बार बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तो जैसे जैसे एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर, राइट, टू द सेम पैथोजन, ठीक है, कोल्ड आज इस वजह से है, दूसरी बार दूसरी वजह से, तो उसको हम नहीं बोल रहे, ठीक है। अगर एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बार बार एक्सपोजर हो रहा है तो इम्यूनिटी क्या बढ़ती है, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति जो है वो आसानी से लड़ सकती है, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने उसको मेमोराइज कर लिया है। नाउ द इम्यून सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक होते हैं आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एक होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स कि प्राइमरी में कौन से आते हैं, वो 2 नाम याद कर लो, उसके बाद जितने भी हैं दैट विल कम अंडर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि प्राइमरी को प्राइमरी क्यों बोला है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो जब भी इम्यूनिटी दिमाग में आए तो यू हैव टू रिमेंबर लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है मेनली, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो आपके एक तरह का वाइट ब्लड सेल हैं, उनकी बात हो रही है। तो लिम्फोसाइट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं दैट विल कम अंडर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और जो बच गए दैट विल कम अंडर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो लिम्फोसाइट्स की बात हुई, बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर कहाँ हो रहे हैं, थाइमस में। यू हैव ऑलरेडी सीन कि थाइमस का आप एंडोग्राइन में पढ़ चुके हो, और बोन मैरो का हिमेटोपोइसिस है वो आप ब्लड में पढ़ चुके हो। नहीं पढ़ा है तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप डिटेल में वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी इम्यून सिस्टम की बात आए तो लिम्फोसाइट्स का नाम आते ही यू हैव टू रिमेंबर कि बोन मैरो जहाँ बनते हैं और थाइमस जहाँ मैच्योरेशन होती है। तो दीज 2 आर योर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। लाइकवाइज अगर हम सेकेंडरी की बात करें, यानी कि इन दोनों, ये दोनों तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जो बच गए हैं उसमें यू हैव लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो जगह जगह प्रेजेंट है। देयर इज स्प्लीन, स्किन, लिवर, टॉन्सिल्स। तो ये सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जहाँ पे लिम्फ जो है इधर उधर जाता है, क्योंकि लिम्फ क्या करता है, फिल्टर होता रहता है। तो उस तरीके से वो जब फिल्टर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पीछे छोड़ता जाता है। सो दीज आर योर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के 2 नाम आपको याद होने चाहिए। अगर इससे हट के क्वेश्चन आता है तो जो भी रिमेनिंग है आप उसको सेकेंडरी मार्क कर सकते हो। सो लिम्फ नोड्स, spleen, skin, liver, tonsils are your secondary lymphoid organs, whereas thymus and bone marrow are your primary lymphoid organs. So all these organs, ये 7 organs मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका एक immune system. Now we have types of immunity, very very important, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन क्या आता है, गिनती की चीज़ें सिर्फ 4-5 ही हैं, बट क्वेश्चन क्या आएगा, कभी क्लिनिकल फॉर्म में आ जाएगा, कभी डायरेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। सो वी गेट कन्फ्यूज्ड, है ना, बहुत टेंडेंसी है गलत आंसर मार्क करने की। सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, क्वेश्चन को फिर देखो, समझो और फिर मार्क करो, राइट। और क्योंकि 4 ही हैं तो ऑप्शन में चारों ही मिलेंगी। सो यू हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मेनली, namely natural and acquired. You have to remember the other names also, ठीक है। कभी कभी innate के नाम से भी आ जाता है, तो वहाँ हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो नंबर 1 इज नेचुरल, नेचुरल का ही दूसरा नाम है इन्नेट। तो नेचुरल और इन्नेट, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचर ने हमें दी है, बाय बर्थ हमारे अंदर है। और इन्नेट का मतलब बाय बर्थ, राइट। तो नेचुरल या इन्नेट, एंड देन सेकेंड वन इज एक्वायर्ड या अडेप्टिव। एक्वायर्ड का मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि आपको बाद में वो मिल गई, है ना, एक्वायर कर लिया आपने उसको, खुद से एक्वायर किया। सो एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड का दूसरा मतलब है अडेप्टिव, दूसरा नाम आएगा यहाँ अडेप्टिव। अडेप्टेशन का क्या मतलब है, जब कोई भी चीज़ में आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि आपकी बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस डिजीज़ के लिए, अडेप्ट कर लिया, राइट। तो दिस इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टर्म्स कि नेचुरल का क्या मतलब है और एक्वायर्ड का क्या मतलब है। नेचुरल इज अदरवाइज कॉल्ड एज इन्नेट, एंड जो एक्वायर्ड है उसका दूसरा नाम है अडेप्टिव। नाउ 1 by 1 हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या डिफरेंस है, बट फिर भी हम इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो नेचुरल इम्यूनिटी है, इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, बर्थ से आपके पास है ना। और जो एक्वायर्ड है, इट डेवलप्स आफ्टर बर्थ। नाउ यू सी कि
नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो जन्म से आपके अंदर है, वो कभी ऐसे नहीं डेवलप हुई कि कोई पैथोजन आया वो फिर डेवलप हो गई, ठीक है। तो जो चीज़ जन्म से ही आपके अंदर है यानी कि वो जनरल इम्यूनिटी है, तो इट इज़ ऑफ नॉन स्पेसिफिक टाइप। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये वायरस आएगा तो ये इम्यूनिटी काम करेगी या ये बैक्टीरिया आएगा तो ये इम्यूनिटी काम करेगी। ये इम्यूनिटी जन्म से ही आपके पास है, जब वो वायरस बैक्टीरिया आया नहीं था तब से। तो चाहे तो वो वायरस आए, चाहे तो वो बैक्टीरिया आए, चाहे तो वो प्रोटोजोआ आए, ये इम्यूनिटी अपना काम करेगी। तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर नहीं है। नाउ स्पेसिफिक जो एक्वायर्ड वाली है, जो आपने बाद में ली है, वो आपने कब ली? आपके बर्थ के बाद। अच्छा आपको कोल्ड हुआ, अच्छा इस वायरस से हुआ है, तो आपने इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली। आपको फीवर हुआ, आपको उस बैक्टीरिया के थ्रू हुआ, तो आपने उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपने वो कर ली। सो दैट इज़ वाई इट इज़ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है, एक ये वायरस के लिए है, एक ये बैक्टीरिया के लिए है। सो दिस इज़ अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, बिफोर बर्थ से आपके पास है। और जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है एक्वायर्ड वाली, वो आप धीरे धीरे खुद से एक्वायर करते हो जैसे जैसे आपको एक्सपोजर होता है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ नेचुरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंसेज आर वेरी सिमिलर फ्रॉम वन एनकाउंटर टू द नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये नॉन स्पेसिफिक है, तो इसको नहीं पता है कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगी, ये सिमिलर इफेक्ट ही शो करेगी। जब वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकती तो वो इफेक्ट्स कैसे अलग अलग शो करेगी। तो इसका एक जनरल इफेक्ट रहेगा, सिमिलर रहेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाए, कितनी भी बार आ जाए। वेयर एज जो एक्वायर्ड वाली है वो स्पेसिफिक है ना, उसको पता है कि ये वायरस पहले आ चुका है, तो ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी रिपीटेड इन्फेक्शंस की वजह से। तो जितनी बार एक्सपोजर बढ़ेगा ना सेम एजेंट से, उतनी बार ये स्पेसिफिक वाली ना बढ़ती जाएगी। तो यानी कि ये क्या है, शांत है, जनरल है, ज़्यादा कुछ नहीं जानती, ठीक है, सबके लिए सेम रिस्पॉन्स शो करती है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है और जितनी बार वो आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उतनी बार इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल का दूसरा नाम है इन्नेट और एक्वायर्ड का दूसरा नाम है अडेप्टिव, राइट। तो जो आपको मिला है, ठीक है, उसको तो आप उतना नॉर्मली रख सकते हो। 2 हाथ है तो तीसरा हाथ तो नहीं ला सकते ना, तो जो पहले से ही है, बर्थ से पहले से ही है, उसको तो आप उतना ही रख सकते हो, उसको सिर्फ आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो आप बाद में सीखते हैं, यानी कि अब आप मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम नॉलेज हम सीख रहे हैं, तो वो हमारी मर्जी है, हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड जो है वो बढ़ती है, जबकि नेचुरल है वो नहीं बढ़ती। सो दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, इसी में से ही क्वेश्चंस जो है वो घूम फिर के आते हैं। सो इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू अडैप्टिव इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसकी बात हो रही है। सो नेचुरल इम्यूनिटी का कोई आगे क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। नेचुरल इम्यूनिटी जो बर्थ से आपके पास है, हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से इम्यूनोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो आपको दिए जाते हैं बाय बर्थ। अब एक प्रॉब्लम किस में आती है, अडेप्टिव में, एक्वायर की है। अब कोई किसी को एक्वायर कर रहा है, कोई किसी को एक्वायर कर रहा है, तो एक उसका क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए ना। तो जो आपका अडेप्टिव है, जो एक्वायर्ड वाला है, उसकी आगे बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। डोंट कंफ्यूज दिस नेचुरल विद दिस नेचुरल, राइट, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। इस नेचुरल का मतलब है आप में पहले से ही है, और एक्वायर्ड नेचुरल का मतलब है कि अब एक्वायर्ड में यानी कि आपने खुद ने एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बाद में आई है, सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं है, तो वो एंटीबॉडीज़ आपको नेचुरल तरीके से मिली है या आपने सिंथेटिक तरीके से लिया है ना। आर्टिफिशियल का यहाँ मतलब है सिंथेटिक, बनी बनाई ली है, या किसी की बॉडी से नेचुरली आपको मिली है, तो इस नेचुरल का ये मतलब है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन दिस नेचुरल और यहाँ, तो इसीलिए इसको हम इन्नेट ही बोलते हैं ताकि हम कन्फ्यूज ना हो जाए। सो योर अडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब यू हैव सिंथेटिक एंटीबॉडीज, और नेचुरल का मतलब नेचुरली आपको कहीं से मिली है। अब दोनों ही एक्टिव पैसिव है। नाउ व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्टिव है का मतलब आप खुद काम कर रहे हो।
पैसिव का मतलब आप आलसी हो, पसरे हुए हो, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ के रिस्पेक्ट में एक्टिव का मतलब आपकी बॉडी कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी एक्वायर किया आपने, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिला, अडेप्ट होगी आपकी बॉडी कि आपने वो एंटीबॉडीज़ खुद ने बनाई, आपकी बॉडी ने खुद काम किया और फिर बनाई, तो वो आ जाएगा एक्टिव के अंदर। और पैसिव का मतलब एंटीबॉडीज़ तो आई लेकिन आपकी बॉडी का उसमें कोई रोल नहीं, आपने बाहर से एंटीबॉडीज़ ले ली और वो एंटीबॉडीज़ ही अंदर चलेगी, राइट। आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, यू गॉट डायरेक्ट एंटीबॉडीज़, कहीं से भी नेचुरली मिली, आर्टिफिशियली मिली, वो मैटर नहीं करता। सो नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब ये सिंथेटिक है, ये नॉन सिंथेटिक है। एक्टिव और पैसिव का मतलब है पैसिव में डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ मिल रही है और एक्टिव में आपकी बॉडी ने काम किया है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड, नेचुरल, पैसिव, इन तीनों को इकट्ठा बोलेंगे, ठीक है, इकट्ठा लिखा हुआ भी आएगा, नेचुरल ना भी आए तो एक्वायर्ड पैसिव, एक्वायर्ड एक्टिव, तो वो आपको देखना है कि एग्जाम्पल में क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा, यू कैन सी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेचुरल पैसिव का क्या मतलब है, तो इससे नहीं कंफ्यूज करना है, इसमें कोई एक्टिव पैसिव नहीं होता। तो अगर नेचुरल पैसिव लिखा हुआ आ रहा है तो यानी कि हम एक्वायर्ड की ही बात कर रहे हैं। नेचुरल पैसिव मतलब आगे लिखा है मैटरनल। नाउ व्हाट डज इट मीन, यू ऑल नो कि पैसिव है तो डायरेक्ट एंटीबॉडीज जो है वही आई होगी। तो कल जब हमने 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ी थी तो उसमें हमने IgG की बात करी थी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, है ना। उसके अलावा IgA की बात की थी, जो कोलेस्ट्रम, जो मदर का जो पहला फीड है उसमें काफ़ी सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो A वाली है और वो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, चाइल्ड में चली जाती है। तो इसमें क्या हुआ है, तो नेचुरली ना मदर से ही जा रही है, बाहर से सिंथेटिकली तो आपने नहीं ली, लेकिन हो क्या रहा है, एंटीबॉडी की एंटीबॉडी खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो गई मदर से लेकर बच्चे में। सो दैट इज़ वाई दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि बाय बर्थ भी नहीं थी, आपने लिया है, उसको एक्वायर किया है और आपने नेचुरल तरीके से लिया, आपने किसी ह्यूमन से ही लिया है, किसी बॉडी से ही लिया है, तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल मैटरनल, ठीक है, चाहे वो कोलेस्ट्रम के थ्रू आ जाए या चाहे वो आपका जो ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर है उसको क्रॉस करके आ जाए। नाउ ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी में से ही घूम फिर के आएगा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई मदर ने ब्रेस्ट फीड किया है चाइल्ड को, तो वो किस तरीके की इम्यूनिटी पास हुई, ठीक है, तो वो आपको अब रिलेट करना है कि अच्छा IgA पास हुआ होगा, तो IgA है तो ये पैसिव नेचुरल टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। सो यू हैव टू, आपको कनेक्ट करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन यही आएगा कि विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ दिस, या फिर पूरा एक सेंटेंस लिख देंगे, उसमें पूछेंगे कि कौन सी इम्यूनिटी है, नीचे ऑप्शन में आपके इम्यूनिटीज़ आ जाएंगी। नाउ सेकेंड वन इज एक्टिव नेचुरल। अब एक्टिव का मतलब कि बॉडी ने काम किया है, तो बॉडी कब काम करेगा, जब बॉडी का एक्सपोजर होगा उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को, यानी कि जब बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो बॉडी ने एक्टिवली काम किया और एंटीबॉडीज़ बनाई। तो ये एंटीबॉडीज़ भी एक तरह की नेचुरली है ना, हमारी बॉडी बना रही है, हमने बाहर से तो नहीं ली, सिंथेटिकली नहीं ली, लैब में नहीं बनाई, है ना। जो मैटरनल वाली थी वो भी मदर की बॉडी से आ रही थी जो उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनी है वो हमारी बॉडी ने खुद से बनाई है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव, तो ये दोनों ही नेचुरल टाइप की है। नाउ कमिंग टू आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में जो सिंथेटिकली आप जो बाहर बन रही है लैब में फिर आपकी बॉडी में आ रही है, उसकी बात करेंगे। तो इसमें एक्टिव पैसिव में देखो अब क्या डिफरेंस होगा कि एक्टिव में तो क्या होगा, आपके अंदर ऑर्गेनिज्म डाल देंगे और आपकी बॉडी क्या करेगी, खुद एंटीबॉडी बना लेगी। और पैसिव में क्या होगा, डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल देंगे। नाउ एंटीबॉडी डालना तो समझ आ गया, पैसिव में ठीक है एंटीबॉडी डाल दिया, कोई एंटीजन था, ठीक है, आप बीमार हुए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र कर दिया, आप ठीक हो गए। अब एक्टिव का मतलब तो मतलब अब इम्यूनाइजेशन वेरी कॉमन, इम्यूनाइजेशन तो हर बच्चे का होता ही है। तो अब मैं इसमें बोल रही हूँ कि इस एक्टिव में एक तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना, इसमें भी क्या होगा, आपको ऑर्गेनिज्म डालना पड़ेगा, वो ऑर्गेनिज्म जाएगा तभी तो उसको पहचानेगी बॉडी और एंटीबॉडी बनाएगी। नाउ व्हाट हैपन, अब ये जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, देखो यहाँ आप खुद बीमार हुए थे, आपको इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ आप इम्यूनाइजेशन करा रहे हो, यानी कि आप जानबूझकर वो एंटीजन डाल रहे हो पर्सन की बॉडी में ताकि उसको फर्दर लाइफ में वो डिजीज़ ना हो, लाइक स्मॉल पॉक्स देखा ही आपने, पोलियो, ठीक है, उसका सबका वो BCG सब वैक्सीन डलते हैं, बच्चों को लगते हैं।
तो आप क्यों करा रहे हो? बच्चे को कोई पोलियो हुआ थोड़ी होता है, नहीं हुआ होता ना, लेकिन फिर भी आप उसको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हो। तो क्यों पिलाते हो? ताकि उसको फर्दर लाइफ में ना हो। तो अगर हम इसमें ऑर्गेनिज्म को डाल देंगे तो इसका मतलब तो पहले उसको डिजीज़ होनी चाहिए, फिर एंटीबॉडीज़ बननी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, पोलियो की ड्रॉप्स देते हो बच्चे को, पोलियो तो नहीं होता। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जो आप एंटीजन इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना, उसमें उसकी सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट उसकी पैथोजेनिसिटी, जो उसका विरुलेंसी है, यानी कि डिजीज़ कॉज करने वाला जो उसकी टेंडेंसी है ना, हम लैब में उसको निकाल देते हैं। तो जब उसका डिजीज़ कॉज करने वाला जो कोई भी प्रोटीन जिसकी वजह से भी वो उसका टॉक्सिन रिलीज़ हो रहा था, हम जब वो निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो ज़िंदा तो है, लेकिन वो बीमारी नहीं कर सकता, है ना? यही मतलब है उसका। तो फिर उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में। अब जो बॉडी है, बॉडी के जो सेल्स है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए वो फॉरेन एजेंट है, चाहे वो हार्मफुल है, चाहे वो करे बीमार, चाहे ना करे। वो क्या करेंगी? वो फटाफट एंटीबॉडीज़ बना लेंगी और उसको काट देंगी। तो वो एंटीबॉडीज़ फिर मेमोरी रखेंगी कि हाँ, इस तरीके का एंटीजन अगर दोबारा आता है, क्योंकि अब दोबारा बीमार होगे तो दोबारा थोड़ी वो लैब से लेकर थोड़ी लगवाओगे, है ना? बाद में जो होगा उसमें तो विरुलेंसी होगी ही। तो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? अपने आप उसको काट देंगी, क्योंकि आपने पहले उसको इम्यूनाइज कर दिया। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और आर्टिफिशियल, एक्टिव और पैसिव। तो ये जो ब्रैकेट में एग्जाम्पल्स लिखे है ना, यू हैव टू मेमोराइज। आपको जैसे तैसे रट्टा लगा लो, नींद में भी कोई पूछे तो पता होना चाहिए। यू कैन सी कि सब में से ही क्वेश्चंस मोर और लेस बार पूछे गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इस मैटरनल वाले में से आता है, घुमा फिरा कर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉलोड बाय ये एक्टिव वाला। आर्टिफिशियल वाला इतना नहीं पूछा जाता। आर्टिफिशियल में जो इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन आता है वो दूसरी फॉर्म में आता है, डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। अगर ये चार्ट याद कर लिया तो फिर तो पूरा ही याद रह जाएगा, फिर तो कोई परेशानी नहीं है कोई भी आंसर सॉल्व करने में।